रूस के वास्तविक और आर्थिक इंजन रुक रहे हैं। जिस देश ने कभी लाखों वाहन बनाए और 11 टाइम जोन में ट्रेनें चलाईं, वह अब किसी भी चीज को चलाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। कार फैक्ट्रियां बंद हैं और रेलवे लाइनें टूटने से सामानों की डिलीवरी में देरी हो रही है, जो पहले अर्थव्यवस्था को चलाती थी। युद्ध, प्रतिबंधों और मंदी के कारण देश चारों ओर से दबाव में है, जैसा कि इन प्रणालियों के ढहने से स्पष्ट है। रूस जैसे देश में कारें और ट्रेनें आवागमन के साधनों से अधिक हैं। ये जीवन रेखाएं अर्थव्यवस्था को चलाती हैं। अब ये सूख रही हैं और अर्थव्यवस्था को नीचे खींच रही हैं। इस वीडियो में हम रूस के औद्योगिक पतन और उसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। ऑटो उद्योग की कहानी कुछ ही वर्षों में गर्व से निराशा तक पहुंच गई है। आइए इससे शुरुआत करते हैं। सोवियत युग में लाडा, कॉमेज और यूएस जैसी ब्रांड्स सिर्फ कारें और ट्रक नहीं थीं। वे रूसी प्रतिभा के प्रतीक माने जाते थे। लाडाज को पूर्वी यूरोप से लैटिन अमेरिका तक निर्यात किया जाता था, ताकि सोवियत संघ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता दिखा सके। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस की ऑल्टो उद्योग ने स्वयं को ढालने के तरीके खोज लिए। 2000 और 2010 के दशक में रेनो, निसान और फॉक्सवैगन जैसी विदेशी कंपनियों ने रूस में भारी निवेश किया। उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की और स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी की। आफ्तोवाज लाडा निर्माता रेनो के साथ संयुक्त उद्यम बनी। कुछ वक्त पहले ऐसा लग रहा था कि रूस की कार इंडस्ट्री मॉडर्न हो रही है और ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जो पश्चिमी ब्रांड्स को टक्कर दे सकती हैं। नई मॉडल असेंबली लाइनों से निकलने लगी और रूसी उपभोक्ता पश्चिमी देशों जैसी अच्छी कारों की अपेक्षा करने लगे। लेकिन 2022 में सब बदल गया। रूस के यूक्रेन आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने मंटो उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। विदेशी कंपनियों ने न केवल अपने कार्य को कम किया, बल्कि पूरी तरह से देश छोड़ दिया। वर्नाल्ट ने ऑटोवोस में अपनी हिस्सेदारी छोड़ी, जिससे कंपनी संकट में पड़ गई। मर्सिडीज, टोयोटा, फोर्ड और अन्य कंपनियों ने अपने संचालन रोक दिए, फैक्ट्रियां और डीलरशिप बंद कर दी। रातों रात रूसी ऑटोमोबाइल कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन से कट गईं। जर्मनी से माइक्रोचिप्स, जापान से इंजन पुर्जे और अमेरिका से एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम अब नहीं मिलेंगे। इसका प्रभाव तत्काल और कठोर था। इन पुर्जों के बिना फैक्ट्रियां चल नहीं पा रही थीं। असेंबली लाइनें काफी धीमी हो गईं, कुछ पूरी तरह बंद भी हो गईं। 2022 के अंत तक ऑफ्टोवास की स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि वह एयरबैग्स या एंटी लॉक ब्रेक्स जैसी मूलभूत सुरक्षा सुविधाओं के बिना लाड़ा बनाने लगा। 2023 में 1980 के दशक जैसी दिखने वाली एक नई कार खरीदने का विचार करें। यह कई रूसी उपभोक्ताओं के लिए हकीकत बन गया। आंकड़े और भी चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। 2023 में रूस में वाहन उत्पादन 30 साल के निचले स्तर पर पहुंचा। जो फैक्ट्रियां पहले लाखों कारें सालाना बनाती थीं, अब मुश्किल से चल पा रही हैं। आफ्टोवास ने प्रतिबंधों से पहले के स्तर की तुलना में 50% से अधिक उत्पादन कटौती की रिपोर्ट दी। कॉमेजेट ट्रक निर्माता को भी पुर्जे ढूंढने में कठिनाइयों के कारण उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू कारों की मांग घटी और महंगाई ने लोगों की बचत कम कर दी। ब्याज दरों में वृद्धि के साथ उपभोक्ता आहरण समाप्त हो गया। औसत रूसी नागरिक नई कार खरीदने में असमर्थ था, भले ही कोई कार उपलब्ध होती। डीलरशिप्स भी बंद होने लगीं। तब से ये समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ष लगभग 200 डीलरशिप्स, जो कुल का 5% हैं, बंद हो गई हैं। 2025 में नई कारों की बिक्री 25% से अधिक गिरी है और शेष डीलरों में से 1/3 बमुश्किल टिके हुए हैं। सिस्टम के बिखराव की कहानियां वायरल नहीं होती क्योंकि एल्गोरिदम उन्हें दबाने की कोशिश करता है। यदि आप मानते हैं कि यह कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रेमलिन इसे नजरअंदाज करता है। यह वीडियो उन लोगों तक रूस के भीतर की सच्चाई पहुंचाने में मदद करता है जिन्हें यह जानना आवश्यक है। शुक्रिया। जब रूस ने इस समस्या को पहली बार महसूस किया, तो वे इस कमी को पूरा करने के लिए चीन की ओर मुड़े। विदेशी कंपनियों के जाने के बाद हवेल, गीली और चेरी जैसी चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इसमें एक अवसर देखा। उन्होंने अपनी कारों से रूसी बाजारों को भर दिया और बिक्री में उछाल आया। 2023 में चीनी ब्रांड्स ने रूस में नई कारों की बिक्री का लगभग 40% हिस्सा हासिल किया, जो कुछ साल पहले मात्र 10% था। संकट से जूझ रही रूसी फैक्ट्रियों ने अपनी असेंबली लाइनों को बदलकर स्थानीय ब्रांड्स के तहत चीनी मॉडल बनाना शुरू कर दिया।
सतही तौर पर यह उद्योग को जीवित रखने का एक तरीका दिख रहा था, लेकिन गहराई से देखने पर यह एक अस्थायी सहारा ही लग रहा है। चीनी कारें रूसी लाड़ा कारों की तुलना में महंगी होने के कारण कई उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर हैं। साथ ही गुणवत्ता भी एक चुनौती है। सस्ते इंटीरियर, अविश्वसनीय इंजन और लगातार खराबी की शिकायतें आम हैं। रूसी खरीदार मजबूत लेकिन पुराने लाड़ा के आदी हैं और ऐसी कारों के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को लेकर उत्साहित नहीं हैं, जो टिकती नहीं हैं। इस दौरान चीन की स्थिति और मजबूत हुई है। पश्चिमी प्रतिस्पर्धा के अभाव में चीनी कंपनियां न केवल कारें बेच रही हैं, बल्कि शर्तें भी तय कर रही हैं, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। वारंटी नीतियां सख्त हो रही हैं और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति में देरी हो रही है। कुछ रूसी विश्लेषकों का मानना है कि रूस एक प्रकार की निर्भरता को दूसरी से प्रतिस्थापित कर रहा है। इस बार चीन के पास बातचीत में बढ़त है और मॉस्को के पास विरोध की कम गुंजाइश है, जो संतुलन को और असमान बनाता है। और भी बुरा यह है कि रूस का ऑटो उद्योग अभी भी विदेशी पुर्जों और तकनीक पर निर्भर है। चीनी कारें भले ही रूस में असेंबल की जाती हों, लेकिन चिप्स और सेंसर जैसे महत्वपूर्ण पुर्जे विदेश से आते हैं। प्रतिबंधों के कारण पुर्जों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और सप्लाई चेन भी कमजोर होती है। यह निर्भरता एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। रूस की पश्चिमी साझेदारों को चीनी साझेदारों से बदलने की कोशिश ने समस्या का समाधान नहीं किया है। समस्या एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरित हो गई है, जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ऊंची कीमतों और कम विकल्पों के चलते अधिकांश रूसी पुरानी कारें रख रहे हैं या सेकंड हैंड गाड़ियों की ओर मुड़ रहे हैं, जिनकी कमी है। ऑटो उद्योग, जो कभी राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक था, अब अपनी पुरानी शान खो चुका है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। इस कहानी का एक और पहलू काले बाजार का उदय है। पश्चिम से आधिकारिक आयात बंद होने से ग्रे आयात में भारी वृद्धि हुई है। कारों को रूस में पड़ोसी देशों जैसे आर्मेनिया और कजाकिस्तान के जरिए तस्करी द्वारा लाया जा रहा है, जिनके कागजात भी संदिग्ध होते हैं। ये वाहन टैक्स और नियमों की अनदेखी करते हैं, जो सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता है। गुणवत्ता भी एक जुआ है, क्योंकि कुछ कारें मरम्मत की गई कबाड़ या सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरने वाले मॉडल होती हैं। फिर भी मांग इतनी अधिक है कि पुलिस और सरकारी एजेंसियां भी अपने बेड़े के लिए चीनी या ग्रे मार्केट वाहन खरीद रही हैं। पुरानी कारों का बाजार एक जबरदस्त होड़ में बदल गया है। पुरानी गाड़ियों की सप्लाई कम होने और नए आयात अविश्वसनीय या महंगे होने के कारण पुरानी गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। खरीदार मजबूरी में ऐसी चीजों की ओर रुख कर रहे हैं जिनमें पहिए हों, भले ही वो जंग लगी या खराब हालत में हों। इस उछाल के कारण ऑडोमीटर धोखाधड़ी बढ़ गई है, जिसमें विक्रेता वाहनों की माइलेज घटा देते हैं ताकि कीमतें बढ़ा सकें। आज मॉस्को या येकातेरिनबर्ग में बिकने वाली गाड़ियां पहले ही 3-4 बार मालिक बदल चुकी हैं। हर नई लिस्टिंग पिछली की तुलना में अधिक संदिग्ध प्रतीत होती है। चोरी या कबाड़ से निकाली गई गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें ठीक करके सड़क पर चलाया जा रहा है बिना किसी जवाबदेही के। उपभोक्ताओं के लिए यह खतरनाक माहौल है और सरकार इसे रोकने में असफल दिख रही है। यह काला बाजार व्यापार परिस्थितियों की गंभीरता को दर्शाता है। रूस की सड़कों पर अनजाने ब्रांड और पुराने वाहन भर रहे हैं और रेल सेवाएं भी चलने में संघर्ष कर रही हैं। रूस 66 लाख वर्ग मील या 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सामान और लोगों को लंबी दूरी तक ले जाना एक बड़ी चुनौती है और रेलवे इस व्यवस्था की कुंजी है। वे तेल गैस को निर्यात बाजारों तक, कोयले को बिजली घरों तक, अनाज को जनता तक और सैन्य उपकरणों को मोर्चे तक पहुंचाते हैं। ट्रेनों के बिना रूस की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। रेलवे दूर दराज के क्षेत्रों को औद्योगिक केंद्रों से जोड़ती है। वे साइबेरिया की खानों को मॉस्को के कारखानों और सुदूर पूर्वी बंदरगाहों को यूरोपीय बाजारों से जोड़ती है। देश में जहां सड़कें अक्सर भरोसेमंद नहीं और हवाई यात्रा माल के लिए महंगी है, वहां चीजों को चलायमान रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन ट्रेनें हैं। दुर्भाग्य से रूस की रेल व्यवस्था भारी दबाव में है और टूटने की कगार पर है। यूक्रेन युद्ध ने रेलवे को सीमा तक पहुंचा दिया है। सैन्य लॉजिस्टिक्स, जिसमें सैनिकों, टैंकों और गोला बारूद को ले जाना शामिल है, को प्राथमिकता दी गई है और नागरिक उद्योग इसकी कीमत चुका रहे हैं। ईंधन और गोला बारूद की आपूर्ति को प्राथमिकता मिलने से अन्य माल फंसा रहता है। साथ ही सैन्य लॉजिस्टिक्स भी ठीक से नहीं चल रही है। गोला बारूद की आपूर्ति में देरी और मार्ग परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही हैं। परिवहन समस्याओं के कारण कुछ सैनिक टुकड़ियों की तैनाती में देरी हुई है, जिससे सैनिकों को उपकरण और आपूर्ति के लिए दिनों इंतजार करना पड़ा है।
सेना पर दबाव का मतलब है कि रेलवे प्रणाली अपनी अंतिम सीमा के करीब पहुंच रही है। रेलवे प्रणाली के दबाव में आने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। समय पर कच्चा माल न मिलने से फैक्ट्रियों की लागत बढ़ जाती है। रिटेलर्स को माल की कमी से जूझना पड़ता है, जिससे कीमतें चढ़ जाती हैं। 2024 में कुछ क्षेत्रों ने निर्माण सामग्री और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में हफ्तों की देरी की सूचना दी। छोटे व्यवसाय और उपभोक्ता इन बाधाओं से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त लागत वहन करने में कठिनाई हो रही है। प्रतिबंधों के कारण यूरोप के लिए समुद्री मार्ग सीमित होने से रूस को रेल मार्गों पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है। कोयला और अनाज जैसी निर्यात वस्तुएं अब रेल डिपो पर जमा हो रही हैं, व्यस्त ट्रेनों का इंतजार कर रही हैं, जो पहले जहाजों से भेजी जाती थी। रेलवे की बढ़ती मांग ने रूस की पुरानी और उपेक्षित रेल प्रणाली की समस्या उजागर की है। इसका अधिकतर बुनियादी ढांचा सोवियत युग का है, जिसमें पटरियां और पुल शामिल हैं, जो दशकों से उचित रखरखाव के अभाव में हैं। निवेश की कमी से यह प्रणाली कमजोर हो गई है और अब बढ़ते उपयोग के दबाव में टूट रही है। इसके परिणाम गंभीर होंगे। हर जगह खराबियां हो रही हैं। माल ढुलाई में देरी आम बात है और कोयला साइबेरिया में फंसा हुआ है, जो निर्यात बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पा रहा। कुछ निर्यातकों ने विदेशी बाजारों तक पहुंचने के लिए कजाकिस्तान और बेलारूस के रास्ते माल भेजना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे दूरी, कागजी कार्रवाई और देरी बढ़ती है। इसका प्रभाव कई उद्योगों में स्पष्ट है। सीमेंट संयंत्रों ने चूना पत्थर और कोयले की कमी के कारण संचालन रोक दिया है। स्टील मिलें अपने अनुबंधों में पिछड़ रही हैं। सुदूर पूर्व की खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियां भी प्रभावित हैं, क्योंकि पैकेजिंग सामग्री और ईंधन हफ्तों विलंब से पहुंच रहे हैं। यह देरी एक श्रृंखला है जो जाम मालगाड़ी लाइन से शुरू होकर खाली शेल्फ या छोटी डिलीवरी समय सीमा पर खत्म होती है। ग्रामीण डिपो में अनाज जमा होने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा ओवरलोडेड ट्रैक और घिसे पिटे उपकरणों के कारण पटरी से उतरने और दुर्घटनाओं की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। 2024 में रेल दुर्घटनाओं में आग और टक्कर जैसी घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई, क्योंकि सिस्टम इनसे निपटने में असमर्थ था। समस्या का एक बड़ा हिस्सा स्पेयर पार्ट्स है, क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने महत्वपूर्ण पुर्जों तक पहुंच को रोक दिया है। इसमें बियरिंग्स, ब्रेकिंग सिस्टम और सिग्नलिंग तकनीक शामिल हैं। पहले रूस, जर्मनी और अमेरिका से ये सामान आयात करता था, पर अब वो सप्लाई लाइनें बंद हैं। घरेलू उत्पादन इस कमी को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि रूस के पास उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प बनाने की तकनीक और क्षमता नहीं है। नतीजतन ट्रेनें पुराने या अस्थायी पुर्जों के साथ चल रही हैं, जिससे खराबी का जोखिम बढ़ा है। समस्या केवल उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में व्याप्त है। रूसी रेलवे या आरजेडी, जो इस नेटवर्क को चलाने वाली सरकारी कंपनी है, एक वित्तीय गड़बड़ी में है। इसका कर्ज 1.7 ट्रिलियन रूबल से भी ज्यादा हो गया है। मौजूदा विनिमय दरों पर यह लगभग 21 अरब डॉलर के बराबर है। यूरोप को निर्यात में कमी के कारण, जो आय का प्रमुख स्रोत था, आय प्रभावित हो रही है। चीन रूस के लिए व्यापार साझेदार के रूप में उम्मीद के अनुसार साबित नहीं हुआ। चीन के रेल मार्ग अधिभारित हैं और उनमें तालमेल की कमी है। ट्रेनें दिनों खाली बैठी रहती हैं क्लियरेंस का इंतजार में, जबकि सामान खराब या उसकी कीमत कम हो जाती है। आरसीडी दुष्चक्र में फंसी है। सिस्टम ठीक करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बिखरने से पर्याप्त राजस्व नहीं मिल रहा। रेल संकट केवल लॉजिस्टिक्स की समस्या नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बन गया है, जिससे सब कुछ महंगा और कम विश्वसनीय हो गया है। तो अगर कारें और ट्रेनें दोनों ही विफल हो रही हैं, तो यह रूस की व्यापक अर्थव्यवस्था के बारे में हमें क्या बताता है? ओवंटो और रेल उद्योग सामान्य नहीं हैं। ये गहरी समस्याओं को दर्शाने वाले आईने हैं। आपूर्ति श्रृंखलाओं का टूटना, तकनीकी अलगाव और कमजोर उपभोक्ता मांग संघर्षरत अर्थव्यवस्था के संकेत हैं। भले ही मॉस्को विकास के बढ़े चढ़े आंकड़े पेश कर रहा है, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था ठहराव के दौर से गुजर रही है। ठहराव एक चेतावनी संकेत है, जो दिखाता है कि 2022 और 2023 में अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाला युद्धकालीन खर्च अब अपना असर खोने लगा है। पूंजी का पलायन एक और चेतावनी संकेत है। 250 अरब डॉलर से अधिक देश से बाहर जा चुका है, क्योंकि व्यवसाय और अमीर लोग अपनी पूंजी को सुरक्षित बाजारों में ले जा रहे हैं। रूस के आर्थिक मंत्रालय के अनुसार महंगाई लगभग 10% पर बनी हुई है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। औद्योगिक उत्पादन भी पीछे रह गया है, क्योंकि निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों को आवश्यक कच्चे माल प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है।
ओडाटो और रेल संकट इसके प्रमुख कारण हैं। प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर और तकनीकी अलगाव लाकर देश को पुराने सिस्टम्स के साथ फंसा दिया है, बिना आधुनिकीकरण के किसी स्पष्ट रास्ते के। सॉफ्टवेयर में भी आधुनिकीकरण की कमी देखी जा रही है। कई परिवहन प्रणालियां अभी भी सोवियत युग के कंप्यूटर सिस्टम्स पर निर्भर हैं, जिन्हें पुराने प्रोग्राम्स से पैच किया गया है। रेल यातायात नियंत्रण और ऑटो पार्ट्स इन्वेंट्री सिस्टम के डिजिटलीकरण के हालिया प्रयास रुक गए हैं। कुछ इंजीनियरों ने पश्चिमी सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता के कारण पायरेटेड कॉपी का उपयोग किया है। हालांकि इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं और समन्वय मुश्किल हो जाता है। एक सॉफ्टवेयर बग अगर गलत जगह पर हो तो पूरी लॉजिस्टिक्स लाइन रुक सकती है, और ऐसा आजकल अक्सर होता है। महंगाई और कर्ज के कारण कमजोर उपभोक्ता मांग इन उद्योगों के विकास को बाधित कर रही है। कम उत्पादन से कम राजस्व और निवेश होता है, जिससे उत्पादन और भी कम हो जाता है। ये समस्याएं एक फीडबैक लूप बनाती हैं। रूस की अर्थव्यवस्था एक संकीर्ण आधार पर टिकी हुई है और गिरावट के चक्र में फंस गई है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। युद्धकालीन निर्यात इसका मुख्य कारण है। चीन और भारत को तेल और गैस की बिक्री रूस के बजट को बनाए रख रही है। 2024 में तेल निर्यात की कीमतों में लगभग 10% की वृद्धि हुई और गैर प्रतिबंधित देशों के साथ व्यापार से रूस को अमेरिकी डॉलर 2.2 बिलियन का छोटा बजट अधिशेष प्राप्त हुआ। लेकिन यह एक नाजुक जीवन रेखा है। घरेलू बुनियादी ढांचा जैसे रेलवे और फैक्ट्रियां जर्जर हो रही हैं। युद्ध पर खर्च किया गया हर डॉलर वह है जो पटरियों की मरम्मत, कार निर्माण या उद्योगों के आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं होता। जितना लंबा यह चलता है उतना ही बुरा होता है। बिना कुशल परिवहन के देश आगे नहीं बढ़ सकता। उत्पादकता ठप होने से लागत बढ़ती है और जीवन स्तर गिरता है। रूस मुश्किल से चल रहा है। टैंक भी खाली होते जा रहे हैं। युद्ध का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, यह रूस की अर्थव्यवस्था को दशकों तक प्रभावित करने वाले तरीके से बदल रहा है। सैन्य जरूरतों पर ध्यान देने से रेलवे जैसे उद्योग प्रभावित हुए हैं, जहां आम यात्रियों के सामान की जगह सैनिकों और हथियारों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह केवल एक अस्थायी बाधा नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के कार्य करने के तरीके को बदल रहा है। पहले जो फैक्ट्रियां ट्रेन के पार्ट्स बनाती थीं, अब सैन्य उपकरण का उत्पादन कर रही हैं। मजदूरों को या तो मोर्चे पर भेजा जा रहा है या वे देश छोड़कर जा रहे हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 2024 में रूस ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को खोया, जिनमें कई युवा पेशेवर जैसे इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र के थे। ये वही लोग हैं जो ऑन्टो और रेल क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर सकते थे, परंतु वह तुर्की या जॉर्जिया जैसे देशों में नया जीवन आरंभ कर रहे हैं। कार्यबल के बूढ़े होने और ब्रेन ड्रेन से स्थिति और खराब हो रही है। ट्रेन मेंटेनेंस, रेल वेल्डिंग और ऑन्टो इंजीनियरिंग जैसी कुशल ट्रेड्स में नए लोगों की संख्या कम हो रही है। व्यावसायिक विद्यालय जो तकनीशियनों को प्रशिक्षित करते थे, अब धन की कमी से जूझ रहे हैं या बंद हो गए हैं। भूमिकाओं के लिए स्थिर वेतन ने युवा कामगारों के लिए इन्हें कम आकर्षक बना दिया है। नतीजतन जब रेल लाइनों की मरम्मत या फैक्ट्री उत्पादन बढ़ाने के लिए पैसा भी होता है, तब भी अक्सर काम करने के लिए पर्याप्त कुशल श्रमिक नहीं होते। युद्ध जितना लंबा चलेगा, प्रतिभा की क्षतिपूर्ति उतनी ही कठिन होगी। चलिए इस मुद्दे के मानवीय पहलू पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह केवल संख्याओं और मशीनों के बारे में नहीं है। रूसी नागरिकों के लिए ऑन्टो और रेल संकट रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं। माना जाए कि एक व्यक्ति त्वेर या यारोस्लाव जैसे छोटे शहर में रहता है। लोग महंगाई के चलते खाद्य पदार्थों और किराए की बढ़ती कीमतों से पहले से ही परेशान हैं। वे नई कार नहीं खरीद सकते हैं और पुरानी कार लगातार खराब हो रही है, क्योंकि पुर्जे मिलना मुश्किल है। सार्वजनिक परिवहन भी कम मददगार है, क्योंकि धन की कमी से स्थानीय सरकारें बस सेवाओं में कटौती कर रही हैं। केवल बसें ही नहीं प्रभावित हैं। स्थानीय ट्रेन लाइनें और क्षेत्रीय मेट्रो सिस्टम भी कम किए जा रहे हैं। पर्म और नोवोसिबिर्स्क में कम्यूटर रेल की पूरी समय सारणी हटा दी गई है। इससे हजारों लोग फंस गए या महंगे विकल्प तलाशने पर मजबूर हुए। मरम्मत के लिए फंडिंग बंद हो गई है। कई मामलों में ट्रेनें कम डिब्बों के साथ चल रही हैं या कई स्टेशनों पर नहीं रुक रही। सस्ते परिवहन पर निर्भर आम लोग अब देरी या भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म का सामना करने को मजबूर हैं। ये न केवल असुविधाएं हैं, बल्कि रोजमर्रा जीवन को विशेषकर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में और कठिन बना देने वाली बाधाएं हैं। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे लग रहा है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ रहा है। कजान की बेकरी या वोल्गोग्राड की निर्माण कंपनियां सामान मंगाने के लिए ट्रेनों पर निर्भर करती हैं। डिलीवरी में देरी या लागत वृद्धि होने पर उन्हें दाम बढ़ाने या कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 2024 में रूस भर के छोटे व्यवसायों ने 15% मुनाफा गिरावट दर्ज की, जिनमें से अनेकों ने परिवहन समस्याओं को प्रमुख चुनौती बताया। कुछ पूरी तरह से बंद हो रहे हैं क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं।
इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, विशेषकर मॉस्को से दूर के क्षेत्रों में जहां रोजगार की कमी है। इसका प्रभाव दूरगामी और स्थायी होता है। व्यवसायों की कमी का मतलब है कम नौकरियां, कम पारिवारिक आय और कम खर्च। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। यह एक गिरावट का चक्र है जिससे निकलना कठिन है। एक अन्य समस्या दीर्घकालिक योजना की कमी है। रूस के नेताओं का ध्यान युद्ध और प्रतिबंधों से बचने पर है, लेकिन वे भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए और ऑटो उद्योग को अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। रेल प्रणाली के व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें नई पटरियां, आधुनिक इंजन और उन्नत प्रबंधन शामिल हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बजट अल्पकालिक समाधानों में ही उलझा हुआ है। हाल ही में आरजेडी के बजट का एक छोटा भाग ही पूंजीगत सुधारों में खर्च हो रहा है। यह एक दशक पहले की तुलना में काफी कम है, जब दीर्घकालिक विकास प्राथमिकता था। यह दूरदर्शिता की कमी रूस को आगे चलकर और बड़ी समस्याओं के लिए तैयार कर रही है। जो देश भविष्य में निवेश नहीं करता, वह खुद के खिलाफ खेल रहा है। रूस की सरकार ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, लेकिन उसकी नीतियां काम नहीं कर रही हैं। रूसी निर्मित वस्तुओं से विदेशी सामानों को बदलने का विचार क्रेमलिन की मुख्य रणनीति रहा है। ऑटो उद्योग में इसका अर्थ है पश्चिमी पुर्जों के बिना वाहन निर्माण का प्रयास करना। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, इसके परिणाम स्वरूप घटिया कारें बन रही हैं जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता। सरकार ने रेल क्षेत्र में आरजेडी को बेलआउट के तौर पर पैसा दिया है, लेकिन ये अस्थायी समाधान है, स्थायी हल नहीं। मुख्य समस्या व्यापक भ्रष्टाचार और अति केंद्रीकरण है। अक्सर विकास के लिए आवंटित अरबों रूबल अफसरों की जेबों में गायब हो जाते हैं। कई बार संसाधनों का आवंटन ऐसी परियोजनाओं में किया जाता है जो मुख्य समस्याओं का समाधान नहीं करती, जैसे रेलवे रखरखाव। हालिया वर्षों में उन्नयन हेतु अत्यधिक धन आवंटित हुआ है, परंतु वास्तव में ट्रैक तक इसका नाम मात्र ही पहुंचा है। जांच में अनुभवहीन कंपनियों को ठेके देने, मरम्मत लागत बढ़ा चढ़ाकर बताने और भ्रष्टाचार के पुनरावर्ती संकेत मिलने का खुलासा हुआ है। एक मामले में निरीक्षकों ने पाया कि केवल हैंडरेल ही रंगे गए थे, फिर भी पुल को पूरी तरह नवीनीकृत घोषित कर दिया गया। यह व्यवस्था योग्य कंपनियों को नहीं, बल्कि संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पटरी से उतरने और देरी की बढ़ती घटनाएं हो रही हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया मॉस्को में केंद्रित होने से क्षेत्रीय रेल नेटवर्क और फैक्ट्रियों को उपेक्षित किया जा रहा है। तो भविष्य में क्या होने वाला है? यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो ऑटो और रेल संकट रूस को गहरे आर्थिक संकट में धकेल सकता है। पहले कारों पर चर्चा करते हैं। यदि उत्पादन और कीमतों की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो ऑटो उद्योग का आकार काफी छोटा हो सकता है। कारखाने बंद होने से नौकरियां खत्म होंगी और रूस विदेशी आयात पर अधिक निर्भर हो जाएगा। यह सिर्फ कुछ ब्रांड्स खोने की नहीं, बल्कि चीजें बनाने, नवाचार और स्वावलंबन की क्षमता खोने की बात है। 2024 में रूस ने लगभग 10 लाख वाहन बनाए, जो 10 साल पहले बनाए गए 20 लाख वाहनों से आधे हैं। अगर यह रुझान जारी रहा तो 2030 तक यह उद्योग मुश्किल में आ सकता है। यह स्टील निर्माताओं, ऑटो सप्लायर्स और डीलरशिप को प्रभावित करेगा। रेलवे सिस्टम एक और बड़ी चिंता है। अगर आरजेडी अपनी पटरियों और ट्रेनों को ठीक नहीं कर पाता तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। साइबेरिया और फार ईस्ट जैसे क्षेत्र जो रेलवे पर निर्भर हैं, अलग थलग पड़ सकते हैं। निर्यात प्रभावित होंगे क्योंकि कोयला, तेल और अनाज बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाएंगे। पिछले साल रेलवे समस्याओं के कारण निर्यात आमदनी में भारी गिरावट आई थी। यदि व्यवस्था इसी तरह खराब रही तो यह संख्या दोगुनी हो सकती है। अनाज के फंसने से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं और कच्चे माल के बिना उद्योग ठप हो सकते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यूराल्स की फैक्ट्रियों का उत्पादन घट रहा है क्योंकि स्टील और कोयले की आपूर्ति हफ्तों से प्रभावित है। लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। सवाल यह है कि इसका रूस के एक राष्ट्र के रूप में क्या मतलब है। ऑटो और रेल सेक्टर का पतन देश की पहचान के हिस्से छीन रहा है। लाडा रूस की कठिन सड़कों और कड़ी सर्दियों का सामना करने वाली मजबूत और जिद्दी कार का प्रतीक थी। रेलवे एक विशाल साम्राज्य की नसें थीं जो राष्ट्र को जोड़ती थीं। इन प्रणालियों का लड़खड़ाना रूस की आत्मा के एक हिस्से के फिसलने जैसा लगता है। लोग निराश हैं, न सिर्फ कार या ट्रेन न पकड़ पाने की वजह से, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते देखने से भी। गर्व की कमी और पतन की भावना को जीडीपी या महंगाई की तरह मापना मुश्किल है, लेकिन वह उतनी ही वास्तविक है। भविष्य में दांव और ऊंचे नहीं हो सकते। जितना ज्यादा समय रूस इन समस्याओं को नजरअंदाज करेगा, उन्हें ठीक करना उतना ही कठिन होगा। प्रतिबंध जल्दी नहीं हटेंगे और युद्ध समाप्ति के संकेत नहीं हैं।
तेल और गैस अभी प्रकाश जला सकते हैं, परंतु वे टूटती अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। भरोसेमंद कारों और ट्रेनों के बिना रूस फंसे हुए देश बन सकता है। उद्योगों के बंद होने से क्षेत्र अलग थलग पड़ जाएंगे और अमीर गरीब की खाई बढ़ेगी। हमारे देश और अर्थव्यवस्था में मौजूद दरारें और बड़ी हो सकती हैं, जिससे देश विभाजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति क्या है? क्या रूस एक औद्योगिक अंधकार युग की ओर बढ़ रहा है, जहां उसकी कभी गर्वित रही प्रणालियां जंग लगकर गुमनामी में खो जाएंगी? या यह सिर्फ मुश्किल समय में जूझने के लंबे इतिहास का एक और कठिन दौर है? खैर, सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। रूस इस संकट को झेल सकता है, लेकिन बिना बदलाव के सहनशीलता पतन की ओर ले जाती है। ओहट्टो और रेल का पतन केवल अस्थायी बाधाएं नहीं हैं। ये एक दबाव में आई व्यवस्था के चेतावनी संकेत हैं। एक ऐसा देश जिसकी संभावनाएं खत्म हो रही हैं। ट्रेनें और गाड़ियों के रुकने का मतलब सिर्फ परिवहन की समस्या नहीं होती। यह उस देश के रास्ता भटकने की बात है जो अपने ही फैसलों के बोझ में जूझ रहा है। क्या रूस पूर्णतया पटरी से उतरने से पहले अपना मार्ग बदलने का कोई उपाय खोज पाएगा? यह उस देश की भटकन की कहानी है जो अपने ही निर्णयों के बोझ तले खुद को संभालने हेतु संघर्ष कर रहा है। सवाल ये है कि क्या रूस पटरी से पूरी तरह उतरने से पहले अपना रास्ता बदल पाएगा?